Babu, good Good afternoon. afternoon, Good sir. afternoon to all of you. Good afternoon, sir. गुड आफ्टरनून बाबू. क्या होमवर्क था आप लोग का? सर अभी होमवर्क सॉल्यूशन करेंगे. Types of objects. Types of objects में असाइनमेंट दे दिया गया है बाबू. सॉरी, देखते हैं कितने बच्चे बनाए, काउंट करेंगे अभी. कितने बच्चे फीडबैक आया है, कौन कौन से होमवर्क बनाकर भेजे हैं, अभी चेक करूंगा मैं. ठीक है. किया भाई एडवांस इंग्लिश 11 12 लगभग 20 क्वेश्चन है. इसमें क्वेश्चंस में ऑब्जेक्ट्स को फाइंड करना. ठीक है, शायद ऑब्जेक्ट पढ़ाया जा रहा था. और उसमें बोला गया है पिक आउट द ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम द सेंटेंसेस गिवन बिलो, राइट देम इन योर कॉपी. उसको लिखना है. ऑल्सो राइट वेदर दे आर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स. बहुत अच्छे से बताया था. डायरेक्ट डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट. डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के लिए बहुत अच्छे से बताया गया था कि इसे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को हम सेकेंडरी बोलते हैं, सेकेंडरी ऑब्जेक्ट बोलते हैं, और इनडायरेक्ट को प्राइमरी बोलते हैं. ध्यान दीजिएगा अभी. प्राइमरी ऑब्जेक्ट फिर आपको बताया गया था डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो होता है, या तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट डायरेक्टली बताया गया था कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कोई वस्तु होगा, और इनडायरेक्ट जो होगा वो हमारा कोई पर्सन होगा. ऐसे ही बताया गया था. इनडायरेक्ट में कोई पर्सन होगा. और जब सेंटेंस में यदि कोई आता है तो पहले इनडायरेक्ट आता है और उसके बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आता है. तो सेंटेंस में अच्छे से लिखते हैं. सेंटेंस में इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले आता है और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बाद में आता है. अधिकांश सेंटेंस में ऐसा होता है. मोस्ट ऑफ द सेंटेंसेस हैव द कंडीशन. बट यहाँ पर जो प्रॉब्लम है वो ये है कि डायरेक्ट को सेकेंडरी और इनडायरेक्ट को प्राइमरी कहा जाता है. कोई वस्तु है तो आप उसको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बताइए, और कोई पर्सन है तो उसको इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बताइए. यहाँ क्वेश्चन आपका 20 क्वेश्चन में हम स्टार्ट करेंगे. यहाँ 3 4 5 6 7 9 11 मिलाइएगा बाबू सब लोग. 13 14 15 16 17 19 20 क्वेश्चन. 20 क्वेश्चन के लिए हम रेडी हो गए. अब देख रहे हैं बाबू, इसमें जो है अब यहाँ हम एक काम करते हैं. नंबर तो दे दिए हैं. ऑब्जेक्ट्स जो रहेंगे है ना, डायरेक्ट वाला इनडायरेक्ट वाला पहले रहता है. तो इनडायरेक्ट यहाँ लिखते हैं और यहाँ डायरेक्ट लिखते हैं, और उसको लिखते चल जाएंगे. तो डायरेक्ट है इनडायरेक्ट अपने आप आ जाएगा. ठीक है ना. यहाँ पे हम लिख देते हैं इनडायरेक्ट और डायरेक्ट. इससे हम कर देते हैं, ये पार्टीशन हो जाएगा. इसमें पता चल जाएगा कि डायरेक्ट है इनडायरेक्ट है. उसमें इसमें अब वो माई मदर टीचर्स में इंग्लिश मी दे रहा है, इनडायरेक्ट है. इंग्लिश पढ़ाती है तो डायरेक्ट है. बस क्लियर है. इसे कुछ समझते चलना है. ये और इंग्लिश. सेकंड में है द बॉय टोल्ड मी अ लाई. द टॉय टोल्ड मी. यहाँ देखो इनडायरेक्ट में कोई पर्सन होता है. पर्सन के लिए आ रहा है ना, योर मी ये सब. ठीक है ना. और क्या है, लाई झूठ बोला. ए लाई ऑब्जेक्ट हो जाएगा, झूठ बोला. दे मेड हिम द किंग. ये मुझसे बनाया गया, राजा बनाया गया.
फिर सोनी गेव स्वीट्स टू द, देखो टू लगा हुआ है, टू वाला में हमने क्या कहा था कि टू जब लगता है तो डायरेक्ट पहले आ जाता है। हमने ये भी कंडीशन पिछले क्लास में बताया था कि जब हम चाहते हैं कि ये है ना डायरेक्ट पहले आए सेंटेंस में, ऐसे तो कंडीशन पहला ये है। दूसरा कंडीशन ये था कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आ जाएगा पहले, पहले आ जाएगा, यानी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बोले तो कोई वस्तु पहले आ जाएगा जब उसके बाद टू लगेगा और टू के बाद इनडायरेक्ट आएगा। ठीक है ना, यानी कि टू के बाद पर्सन आएगा, टू के बाद पर्सन, और पर्सन यानी तो इनडायरेक्ट। ये सब सर चीज ध्यान में रखना होता है, यही सब चीज सर ध्यान में साइड रखना होता है। ठीक है ना, ध्यान देंगे उस चीज पर। तो यहाँ पर जो थर्ड नंबर को फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, स्वीट्स पहले आ गया, यानी स्वीट्स हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा, डायरेक्ट पहले आ गया, वस्तु था। ठीक है, और टू लग गया बीच में, तो डायरेक्ट पहले और इनडायरेक्ट बाद में आ सकता है जब टू लगाते हैं। तो टू लगा हुआ है द सर्वेंट, यहाँ पर्सन में आ जाएगा, सर्वेंट का पर्सन तो है ही सर्वेंट। फिर आपका द मैन रोट अ लेटर टू द प्रेसिडेंट, अब यहाँ पर एक लेटर लिखा गया था वस्तु में, यहाँ एक लेटर, और जिसको लिखा गया टू द प्रेसिडेंट, द प्रेसिडेंट को हम डालेंगे यहाँ पर्सन में, तो वो इनडायरेक्ट में आ जाएगा प्रेसिडेंट। नेक्स्ट में है आई सेंट द लेटर टू, सब में टू लगा हुआ है, यहाँ माई फादर को भेजा गया तो पर्सन में माई फादर यहाँ आ जाएगा, और यहाँ ये लेटर नहीं द लेटर दिया हुआ, यहाँ द लेटर देता, आर्टिकल के साथ आ जाता है, ऑब्जेक्ट में आर्टिकल के साथ लिखा जाता है। ठीक है ना, आप लोग देखेंगे, लिखेंगे, मिलाएंगे साथ साथ में। ठीक है ना, आगे जाते हैं। फिर देखो वो 7 नंबर में, द कंपनी ऑफर्ड मी अ जॉब, तो मी हमारा पर्सन में आ गया, और ये जॉब हमारा ऑब्जेक्ट में आ जाएगा। द टीचर प्रॉमिस्ड मी ए गुड मार्क्स, तो यहाँ मी और यहाँ ऑब्जेक्ट में गुड मार्क्स। ठीक है, ये ध्यान देंगे। 9 नंबर में, सोहन गेव मनी टू द बेगर, टीचर, सर टीचर नहीं आ सकता इनडायरेक्ट में। ऑब्जेक्ट बोल रहे हो या subject? क्या सर? ऑब्जेक्ट पता लगा रहे हो या subject? साइड प्लीज। नहीं, पहले जो प्रश्न किया उसका जवाब भी तो होना चाहिए ना। ऑब्जेक्ट पता लगा रहे हो या सब्जेक्ट? हाँ, सर ऐसे आपकी क्वेश्चन वॉइस करने। सर आपकी वॉइस कट कट के आ रही है तो सुनाई नहीं। बहुत धीरे आ रही है। हाँ, मैं बोल रहा हूँ ना कि ऑब्जेक्ट आप पता लगा रहे हो या सब्जेक्ट पता लगा रहे हो? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट। तो टीचर ऑब्जेक्ट के जगह पर है कि सब्जेक्ट के जगह पर है? क्या सर, टीचर ऑब्जेक्ट की जगह में है? टीचर ऑब्जेक्ट की जगह पर है। क्या सर बोल रहे हैं? सुनाई नहीं दे रहा। टीचर कहाँ ऑब्जेक्ट पर है? कौन सा नंबर क्वेश्चन में प्रॉब्लम है आपको? किसमें टीचर ऑब्जेक्ट में है? सर वो क्वेश्चन एक नंबर नंबर के बारे में बोल रही है वो। 8 नंबर में, तो 8 नंबर में टीचर प्रॉमिस्ड मी गुड, यहाँ ऑब्जेक्ट में तो मी है और गुड मार्क्स है। टीचर है कहाँ ऑब्जेक्ट में? बता भी नहीं रही है कि ऑब्जेक्ट में कहाँ पर है टीचर। ऑब्जेक्ट कहाँ आता है? आपने पिछला क्लास नहीं किया है बाबू, आपने पिछला क्लास नहीं किया है। ऑब्जेक्ट वर्ब के बाद आता है, वर्ब के बाद आता है और वो बताता है ऑब्जेक्ट है, तभी तो इसको बोलते हैं ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब। ऑब्जेक्ट रहेगा तभी तो ये ट्रांजिटिव वर्ब होगा। मतलब इसके पहले वाला सब्जेक्ट को देख करके बता रहे हो, सब्जेक्ट को, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। अब क्लियर करो, जो बोले हो उसको क्लियर करो। अब द टीचर ऑब्जेक्ट क्यों नहीं होगा, ऐसा क्वेश्चन किया, वो सामने आकर बोल भी नहीं रहा। चलो 9 नंबर में आते हैं। तो मनी तो हमारा ये आपका हो गया, है ना, ऑब्जेक्ट में। और यहाँ पर ऑफर्ड किया गया था, टीचर प्रॉमिस में गुड मार्क्स हो गया। माई फादर 9 नंबर चल रहा है ना, माई फादर फॉरगिव मी माई फॉल्ट, माई मी तो यहाँ फिर भी आ गया ऑलरेडी, फिर माई फॉल्ट हो गया, माई फॉल्ट यहाँ पर है ना ऑब्जेक्ट में आ गया। अब 10 नंबर में आता, तो 10 नंबर में सोहन गेव मनी, इसको दिया द बेगर को, यहाँ पर्सन में बेगर है, पर्सन में तो बेगर है, क्या दिया हुआ वो, तो एक मनी ऑब्जेक्ट में जाएगा,
11 नंबर में बैंक रिफ्यूज लोन टू द फार्मर। तो क्या रिफ्यूज किया? लोन रिफ्यूज किया। किसको रिफ्यूज किया? फार्मर को रिफ्यूज किया। फार्मर को रिफ्यूज किया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और क्वेश्चन है हमारा यहाँ। ठीक है, 12 नंबर, माई फ्रेंड लैंड मी द बुक। मी ऑब्जेक्ट है, जैसे सब हमारा पर्सन है तो पर्सन की तरफ, और द बुक ऑब्जेक्ट है तो यहाँ द बुक। ही सोल्ड मी द हॉर्सेस, यहाँ पर बेचा गया तो मी। द हॉर्सेस यहाँ लिखेंगे। ठीक है, द जज फाइंड द कल्प्रिट, जो दोषी था, दोषी जो था, तो ये पर्सन में आ गया कल्प्रिट। एक्यूज्ड बोलते हैं इसको। सर कल्प्रिट मतलब? सर वो एक्यूज्ड, 14 है। अपराधी। कल्प्रिट का मतलब अपराधी बाबू, अपराधी, दोषी। ठीक है ना? तो जज किसको अथी देगा? जज अपराधी को देगा सजा ना। तो फाइन किया 1,000 रुपया। 1,000 हो जाएगा ऑब्जेक्ट में, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में 1,000 रुपया। जिसको किया तो वो पर्सन हो जाएगा। ठीक है, 13 के बाद आगे बढ़। क्या? क्या वो? सर 13 के बाद आपने कौन सा नंबर लिखा है? वो 13 के 18 बाद 14। सर वो 18। अरे बाबू, नंबर अब नेक्स्ट जान ही रहे हैं कि अरे 1 है तो 1 के बाद क्या आएगा? 2 ही आएगा। 2 के बाद क्या आएगा? 3 आएगा। उसमें तो क्लियर है बाबू, क्योंकि नेक्स्ट जब देख रहे हैं तो 15 है। तो बीच में क्या होगा? ऐसे भी 13 और थर्ड नंबर में क्या लिखा है? कौन सा नंबर में? सर बोल करके थर्ड चुप हो में। जाते हैं। थोड़ा सा रुकना चाहिए बोल करके। ठीक है, हिम और किंग, हिम और किंग लिखा हुआ है। फिर 15 नंबर में आते हैं। 15 नंबर में द जज, द मैजिशियंस प्लेड हिम ए ट्रिक, प्लेड हिम ए ट्रिक। देखिए, ये जिसको उतारना था उतार लिए होगे। शायद। ये तो पहले ही बताए हुए हैं। माय फ्रेंड प्रेजेंटेड राकेश ए वॉच। राकेश पर्सन नहीं, और क्या दिया? घड़ी दिया। ए वॉच डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में आ जाएगा। 17 में आ जाओ, कैन यू शो मी द, मी यहाँ लिख दो और द वे यहाँ लिख दो। 18 में देखो, उसमें मेड सोनल मॉनिटर, सोनल यहाँ पर हो जाएगा। कुछ छूट रहा है, कुछ तो छूट रहा है। राइट सर। इस कैन यू शो द सर्वेंट ओज द, हाँ 18 नंबर में यहाँ पर है, द सर्वेंट ओज हिज मास्टर 1,000 रुपीज। तो यहाँ पर हिज मास्टर लिख देना है, हिज मास्टर, और उसके बाद 1,000 रुपीज इधर लिख देना है, 1,000 रुपीज। ठीक है, दो क्वेश्चन और है। सर आपने 18 नंबर में क्या लिखा है? रुक, हो गया वो। 18 नंबर में हिज मास्टर। ठीक है, हिज मास्टर पर्सन है, बकाया था, ओ है यहाँ पर लिखा है ओ। ठीक है ना, ओज लिखा हुआ है। ये ओ है, ओ का मतलब होता है कर्जदार होना, बकाया होना। मालिक के पास बकाया था 1,000 रुपया, तो ये बकाया यहाँ पर लिख रहा है। सोनल को मॉनिटर बनाया गया, तो यहाँ पर सोनल यहाँ पर्सन में आ जाएगा। क्या बनाया गया? तो मॉनिटर बनाया गया। 20 नंबर में लैंड ऑन लेंट मी द हाउस, मी यहाँ पर हो जाएगा, सर और ऑब्जेक्ट में साइड। द हाउस। ये सर पूरा ऑब्जेक्ट हो गया हो। सोल्यूशन कंप्लीट, कंप्यूटर का सोल्यूशन कंप्लीटेड, हम आगे बढ़ रहे हैं बाबू। ठीक है, पिछला बार पढ़ाया क्या था ये देख लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे।
सर पिछले बार आपने हेल्पिंग वर्ब स्टार्ट किया था। मेन वर्ब पढ़ाया हुआ है, ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव पढ़ाया हुआ है। ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव पढ़ाया हुआ है। डन डन सर। हम्म। क्लियर है, वो सब लोग को हो गया। सर 1 मिनट। अभी रुकना ही है। अभी ना। बाबू वीडियो ऑन कीजिए जी, आप लोग का वीडियो बंद है बाबू। मनीषा साहू ऑन करो, ज्योति भोली वीडियो ऑन कीजिए। ज्योति बाबू, मनीषा साहू एक गुनगुन ऑन करो, अनुष्ठित ऑन करो बाबू। ईशांत एला बाबू ऑन करो जी, हर्षित बाबू। चलो सुनो गया। अब आगे चलते हैं। वो आप लोग का वर्ब चल रहा था, हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब चल रहा था, ठीक है ना। हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब चल रहा था। जल्द ही मॉडल्स आप लोग का शुरू होगा, अब ध्यान देंगे। कोई भी क्लास मिस नहीं करेगा, वो जल्द ही मॉडल शुरू होगा। क्योंकि मेन वर्ब आपका समाप्त हो गया है। वर्ब फॉर्म पढ़ा दिए, वर्ब फॉर्म रेगुलर और इरेगुलर वर्ब। यस सर पढ़ा रेगुलर दिए। यस सर रेगुलर पढ़ा दिए। रेगुलर और रेगुलर इरेगुलर हो गया। मेन वर्ब में ध्यान देना, हमने क्या पढ़ाया। रेगुलर वर्ब में हमने दो तरह का वर्ब पढ़ाया, है ना, मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब का भी बताया था, प्राइमरी ऑक्सिलरी और मॉडल ऑक्सिलरी। मेन वर्ब को बताया गया था, है ना। मेन वर्ब को दो तरीके से बताया था, रेगुलर और इरेगुलर, और दूसरा ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव, जिसका लास्ट पोर्शन यहाँ बच रहा था टू टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट तक। तो मेन वर्ब हमारा मेरे तरफ से कंप्लीट है। रेगुलर इरेगुलर और ट्रांजिटिव इंटरजेक्टिव के बाद आपको आज हम पढ़ाएंगे ऑक्सिलरी वर्ब। आज का क्लास आप लोग लिखेंगे ऑक्सिलरी वर्ब। ऑक्सिलरी फिर वो साइड में आपने क्या लिखा है ऑक्सिलरी के पहले। टी डब्ल्यू, टी डब्ल्यू, ठीक है। तो ऑक्सिलियरी, ऑक्सिलियरी वर्ब, ठीक है। तो इसमें हम देखेंगे कि ऑक्सिलियरी वर्ब को कहते क्या है। सहायक क्रिया। सहायक क्रिया। अब जो भी इसमें क्रिया आएगा, सहायक क्रिया इसको कहा जाता है। यानी कि सहायक क्रिया है, यानी इसको हम और भी नाम से जानेंगे, इसलिए इसको हेल्पिंग वर्ब भी बोलेंगे। इसलिए इसको तो हम हेल्पिंग वर्ब भी बोलेंगे। जनरली देखते हैं कि हेल्पिंग वर्ब को एच भी लिख देते हैं, तो हेल्पिंग वर्ब हो जाता है। तो ये इसलिए बोला गया कि ऑक्सिलरी वर्ब हेल्पिंग वर्ब एक ही है। दो तरह का बताए थे वो आपको। हेल्पिंग वर्ब दो प्रकार का बताए थे, चर्चा करेंगे आज, ठीक है ना। ये भी बहुत बड़ा चीज है। तो हेल्पिंग वर्ब में हमें बताया या नहीं बताया, यहाँ पर देखते हैं। एक बताया था प्राइमरी ऑक्सिलरीज। प्राइमरी प्राइमरी ऑक्सिलरीज, ठीक है। प्राइमरी ऑक्सिलरीज बोले थे, जिसको हम सिंपल सिंपल ऑक्सिलरीज के नाम से भी बताए थे। सिंपल ऑक्सिलरीज। और दूसरा बताया था बाबू मॉडल ऑक्सिलरीज। मॉडल ऑक्सिलरीज, ठीक है। दो तरह का बताया था।
और इसमें आपको बताया गया था कि यदि हेल्पिंग वर्ब का बात करें तो हेल्पिंग वर्ब सर है अभी क्या। लिखें? हाँ, लिखना स्टार्ट कर दो। हेल्पिंग वर्ब है क्या, तो हेल्पिंग वर्ब एक सहायक क्रिया है, यानी कि द वर्ब सर इसको कहाँ लिखना है द वर्ब वाला? the verbs which help the main verb which helps the main verb। सर ये हमको टेबल के नीचे लिखना है? हाँ हाँ, टेबल के नीचे लिखना। नहीं, ये ऊपर में ही साइड में लिख लेना है, ठीक है ना। द verbs which help the main verb in the sentence are called helping verb या auxiliary verb, दोनों कह सकते हैं, जो मेन वर्ब का सहायता करता है। तो वाक्य में मेन वर्ब मुख्य क्रिया का जो सहायता करता है वो सहायक क्रिया है ना, सहायक क्रिया नहीं कहलाता। जैसे कि हम लोग पहले हिंदी में भी पढ़े हैं कि स्वन बन और व्यंजन बन। स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण जो अल्फाबेट में पढ़ाते हैं, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण में क्या था कि वैसा वर्ण जो स्वर्ण वर्ण की सहायता। सर अच्छा से बोलिए हम सर, थोड़ा सा कट कट के आवाज आता है। बात कर रही है। आवाज आ रही है क्लियर। यस सर। सर। हाँ, तो जब हम जैसे वन में हमने अल्फाबेट में देखा था कि वन में हमने क्या देखा था कि एक स्वर वन था, एक कॉन्सोनेंट और एक वॉवेल में। तो कॉन्सोनेंट में क्या था, कॉन्सोनेंट है जिसको सहायता चाहिए, वॉवेल क्या था जिसको कोई सहायता नहीं चाहिए। तो वॉवेल ऐसे होते हैं, ऐसे लेटर्स होते हैं जिसको किसी भी, है ना, किसी भी अन्य लेटर्स का सहायता नहीं चाहिए अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए। जबकि कॉन्सोनेंट को हमेशा वॉवेल का सहायता चाहिए, वॉवेल का सहायता से ही कॉन्सोनेंट बोला जाता है। उसी प्रकार यहाँ है कि मेन वर्ब को सहायता करने के लिए हेल्पिंग वर्ब आता है। हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब को सहायता करने आता है, लेकिन कंडीशन एक बहुत अच्छा है इसके साथ। कंडीशन क्या है वो बताएंगे कि सेंटेंस में यदि कोई भी एक वर्ब है, सेंटेंस में कोई एक वर्ब है और वो हेल्पिंग वर्ब है, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब का काम है मेन वर्ब का सहायता करना, इस चीज को याद रखना। हेल्पिंग वर्ब का काम है मेन वर्ब का सहायता करना। और यदि सेंटेंस में मेन वर्ब ना हो, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब ही हो, तो सेंटेंस में क्या कहलाएगा, तो सेंटेंस में वो मेन वर्ब कहलाएगा, उसमें वो हेल्पिंग वर्ब नहीं कहलाता है, ठीक है ना। तो अभी हम जानते हैं कि इंग्लिश में टोटल 24 ऑक्सिलरीज होते हैं। टोटल 24 ऑक्सिलरीज होते हैं। 24 ऑक्सिलरीज में प्राइमरी ऑक्सिलरीज की संख्या 11 है, ठीक है, और मॉडल्स ऑक्सिलरीज की संख्या 13 है। तो 13 मान लेना, तो ये साइड टोटल 24 हो जाएगा। तो 11, देखिए ध्यान से बनाना, पेयर बहुत अच्छे से बनाएंगे। तो 11 प्राइमरी ऑक्सिलरीज हैं वो कौन कौन है, यहाँ ध्यान देंगे। तो सबसे पहले बीईबी फैमिली। ये तो आपने लिखवाया है ऐसे बॉक्स में। लिखाया हुआ है। हाँ सर ऐसा लिखवाया है आपने। बी फॉर्म, डू फॉर्म, हैव फॉर्म। और मॉडल्स। और मॉडल्स भी नहीं लिखवाया है, बस उसपे आपने सेमी मॉडल्स लिख कर छोड़ दिया था। हाँ, मॉडल्स में होता है, कहाँ से स्टार्ट करते हैं, शैल, विल, कैन, मे, ought to, used to, ठीक है ना, नीड, डेयर, दे और मस्ट। शैल का भी पास्ट होता है, शैल का पास्ट वुड, ये भी मॉडल्स में आएगा। विल का पास्ट वुड, कैन का पास्ट वुड, सबका यूज पढ़ना होता है। मे का पास्ट माइट, ठीक है, ये जो सबका पास्ट होता है, बाकी का पास्ट नहीं होता है, ठीक है ना। ये सभी का प्रेजेंट और पास्ट दोनों होता है मॉडल्स में। और यहाँ ought to, ठीक है ना, ought to अलग है, एक, दो, ध्यान देना, 1 2 3 4 5, 5 8 5, ठीक है।
8 5 13, ये सभी मॉडल्स हैं। इन सभी मॉडल्स के बारे में भी हमें पढ़ना है। तो अब अपकमिंग में जो होता है, हम लोग को मॉडल्स सर ये पढ़ने के लिए आ मेक रहे हैं। जैसे क्या लिखे हैं, ought to लिखे हैं। तो इसका मतलब इसका मतलब होता है बाबू चाहिए। ये एक जनरल औपचारिकता के लिए यूज किया जाता है, जैसे चाहिए को शुड तो का। हम वांट भी लिख सकते हैं ना। हाँ, शुड का मतलब क्या चाहिए? शुड मीन्स चाहिए, और टू का मतलब भी चाहिए। कंडीशन अलग है, इसलिए तो मॉडल से बताएंगे कंडीशन क्या है। ठीक है, ये टू का अलग है। तो मस्ट का मतलब भी देखो, यहाँ मस्ट भी दिया हुआ, तो मस्ट का मतलब भी चाहिए। यहाँ देख लो, शुरू वाला शुड का मतलब भी चाहिए, और यहाँ मस्ट का मतलब भी चाहिए। और वांट का मतलब क्या होता है? चाहना। वांट का मतलब क्या होता है? चाहना। अब यहाँ लिखेंगे शुड वांट। सर नीड का मतलब क्या? नीड का मतलब तो जरूरत होता है ना। हाँ, आवश्यकता पड़ना, जरूरत पड़ना, अभी रहने तो जो भी है। मस्ट और टू और शुड, ये तीनों का मतलब चाहिए होता है। डिस्कस करेंगे। हाँ, इसको लिखेंगे नहीं तो लिखो, इसको मॉडल्स को लिख लो। मॉडल्स को लिखो, चूंकि फिर हम प्राइमरी ऑक्सिलरीज का हम आज पढ़ाने जा रहे हैं। आपको हेडिंग देना होगा सर तो यूज ऑफ डू डज डिड। सर ये डू किधर डज लिखा है सिंपल ऑक्सिलरी के नीचे? 11 लिखा हुआ, यूज ऑफ डू डज डिड, ये हमारा आज का टॉपिक है। ये आज हम पढ़ेंगे डू डज डिड का प्रयोग, जो कि हेल्पिंग वर्ब में आता है, ऑक्सिलरीज में। मिटा दें बाबू। हाँ सर। नो सर, नो सर रुक जाइए, सर अभी लिख रहे हैं। सर आप वहाँ पे क्या लिखा है नीचे? आउट कहते OUGST टू। और टू का मतलब चाहिए। क्लियर? मिटा दे बाबू, नो सर, नो सर। जल्दी करो, फास्ट। विल वुड कैन कुड नेवर माइंड। डन सर। डन। नो सर। संकल्प बाबू लिख रहे हो जी? संकल्प नहीं हेडिंग दे देगा बाबू, यूज ऑफ डू डज डिड, दिया हुआ है साइड में। डू डज डिड लिखना है, डू डज डिड के बारे में पढ़ रहे हैं। सर मस्ट के बाद मस्ट लास्ट है ना? हाँ, मस्ट पहले आता है, उसको लास्ट में लिख दिए। और टू को पहले हम मस्ट लिखवाते, लेकिन नहीं लिखे थे तो लास्ट में कर दिए। डन सर। टोटल मिला के 13 होना चाहिए। 13 मॉडल्स हैं। इसमें एक चीज और लिखना, सेमी मॉडल्स बताए हमें वो। इसमें सेमी सर मॉडल्स यहाँ पे बताए जो हमें। 11 हाँ लिखा सर, हुआ। सेमी मॉडल्स के बारे में मैं बोल रही थी अभी। हम्म। सर आपने तो जो सेमी सिंपल एक्सिलरी के नीचे लिखा है ना 11, तो वहाँ पे आप नहीं लिखी। नीड, डेयर और यूज टू, इन सभी को सेमी मॉडल्स कहते हैं। ठीक है, इन तीनों को सेमी मॉडल्स कहते हैं। इसको सेमी मॉडल्स इसलिए कहते हैं, इनका प्रयोग हम हेल्पिंग वर्ब की तरह भी कर सकते हैं, और मॉडल्स के भी। इन सभी का प्रयोग, ये देखो, सिंपल, प्राइमरी ऑक्सिलरीज, प्राइमरी ऑक्सिलरीज की तरह भी कर सकते हैं, और इसका प्रयोग हम लोग मॉडल ऑक्सिलरीज के साथ प्रयोग कर सकते हैं। इसलिए ये दोनों प्रकार से प्रयोग में होता है, इसलिए इसको तीनों को सेमी मॉडल्स कहा जाता है। ठीक है, इतना ही बताना था। कैसे आएगा, जब आगे पढ़ाएंगे समझ में आएगा। मिटा दें वो। यस सर।
अभी हम लोग को डू डैश डिड पढ़ना है। आज इम्फैटिक जान करके इसको खत्म करेंगे, ठीक है। तो अभी जानो कि डू डैश डिड का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है। टू फैमिली डू डज डिड। डू डज डिड है क्या? इसका प्रयोग दो प्रकार से हम करते हैं। इन तीनों का प्रयोग, एक हम प्रयोग करते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस में, टू मेक नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव, टू मेक नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस डू डज डिड आर यूज। फिर है यहाँ पर दूसरा तरीका क्या है डू डज डिड का प्रयोग करने के लिए, टू मेक द सेंटेंस, टू मेक द सेंटेंस इम्फैटिक। इम्फैटिक बनाने में भी इसका प्रयोग किया जाता है। इम्फैटिक का मतलब होता है जोरदार वाक्य, जोरदार वाक्य, ठीक है। ये एक प्रकार का ट्रांसफॉर्मेशन में चलता है इम्फैटिक, क्योंकि हम इसको करते क्या है कि असर्टिव से असर्टिव टू इम्फैटिक में बदलना बहुत आसान है। असर्टिव टू इम्फैटिक में बदलना, जैसे हम निगेटिव से इंट्रोगेटिव बदलते हैं वैसे इम्फैटिक में सेंटेंस को बदला जाता है। यहाँ हम जान गए कि डू डज डिड का प्रयोग हम दो तरीके से करते हैं, वो दो ही जगह होता है ना। इसका प्रयोग एक तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में होता है और दूसरा इम्फैटिक बनाने के लिए किया जाता है। दोनों अलग अलग तरीका से बनाया जाता है। कैसे? तो दोनों का स्ट्रक्चर जानेंगे। तो स्ट्रक्चर आज लिखेंगे कि निगेटिव बनाएंगे तो निगेटिव में होता है वो सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस गिवन प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये हो गया निगेटिव फॉर्म ऑफ सिंपल प्रेजेंट, निगेटिव फॉर्म ऑफ सिंपल प्रेजेंट, ठीक। एग्जांपल भी देंगे। दूसरा इसी का इंट्रोगेटिव बनाने के लिए भी डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस गिवन प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। तो ये हमारा इंट्रोगेटिव हो गया। तो दोनों नेगेटिव इंट्रोगेटिव बनाने के लिए हमने यूज किया डू डज का प्रयोग सिंपल प्रेजेंट में। ये हमारा डू डज, ये हमारा डू डज। इम्फैटिक बनाने के लिए डू डज का प्रयोग किया जाता है। कैसे? इम्फैटिक के लिए जो स्ट्रक्चर फॉर इम्फैटिक, स्ट्रक्चर फॉर इम्फैटिक सब्जेक्ट प्लस डू या डज लगाइए और प्लस गिवन, करेक्ट। ये इम्फैटिक बन भाई गया। भाई भाई हाँ, दूसरा और बनता है सब्जेक्ट प्लस बट डू या सर साइड, ब्रो भी कर प्लस सर साइड, प्लस नॉन। सर ये भी साइड, होता है। डिड का प्रयोग करना है वो तो पास्ट टेंस में, डिड का प्रयोग पास्ट टेंस में 3 नंबर में लिखो सब्जेक्ट सर प्लस। हाँ, ऑब्जेक्ट नहीं यहाँ लिख, यहाँ पास्ट टेंस लिख सकते हैं। यह है पास्ट टेंस। पास्ट टेंस के लिए हम डिड का प्रयोग करते हैं, क्योंकि आपको याद रखना होगा। यहाँ पर एक नोट लिखाएंगे सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस गिवन प्लस ऑब्जेक्ट, ये पास्ट टेंस हो गया। फिर यहाँ पर देखो सब्जेक्ट प्लस, यदि डिड लगा दिए तो डिड प्लस गिवन पास्ट में रहेगा तो डिड लग जाएगा। अब यहाँ 4 नंबर में देखो सब्जेक्ट प्लस कभी कभी डिड का प्रयोग है, यहाँ हैव का भी प्रयोग आ जाता है, डिड हैव प्लस नॉन, ठीक है। तो ये इम्फैटिक का 4 स्ट्रक्चर। इम्फैटिक को 4 तरीके से बनाते हैं। कैसे कैसे बनाते हैं वो अभी हम एग्जाम्पल के साथ बताएंगे। ये हो गया, वो सब उतार लिए। नहीं सर हो गया अभी वो सबका थोड़ा सा बचा हुआ है, अभी मत मिटाइए। यस सर, अभी एग्जाम्पल। सर मैं स्ट्रक्चर, हाँ, क्या बताना था साइड में? ये बताना था कि देखो सर प्रेजेंट और आप पास्ट का हाथ बात से है। देखिए। प्रेजेंट और पास्ट का बात है। प्रेजेंट में सर देखो यहाँ पर, सर साइड हाँ हाँ साइड, प्लीज 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 साइड, सिंगुलर। सर फोकस नहीं कर रहा। सर अपना जूम कर रहा है, नंबर सर थ्री कर रहा है।
सर लाइट सर सर लाइट मार रहा है। सर सर कुछ बहुत लाइट हो रहा है। यस सर। अब ठीक हो गया। सर फर्स्ट स्ट्रक्चर में वहां पे क्या लिखे है इधर? सिंपल प्रेजेंट टेंस में सब्जेक्ट प्लस डू ऑब्लिक डज प्लस नोट प्लस वर्ब वन प्लस सर ऑब्जेक्ट। लास्ट में ऑब्जेक्ट। चल रहा है। डॉक्टर गए हुए हैं, डॉक्टर। हो गया वो सब लोग का। नो सर, मैं स्ट्रक्चर और वो स्ट्रक्चर लिख रही हूँ दोनों का। सर मैं तो फर्स्ट वाला का स्ट्रक्चर लिख रहा हूँ। स्क्रीन शेयर कर दे क्या? हो गया सर। नहीं हुआ। सर जो आप ऊपर लिखवाए हैं प्रेजेंट और पास्ट वो भी लिखना है क्या? रेड हाँ पेन। उसको भी लिख लो। हाँ प्रेजेंट। प्रेजेंट पास्ट, जैसे डेट पास्ट का लिया है ना, तो पास्ट टेंस में जब भी आएगा तो डेट का प्रयोग करेंगे। सर मेरा पहला वाला का स्ट्रक्चर हो गया, दूसरा वाला का लिख रहा हूँ। थोड़ा तेजी से लिखे आप लोग बाबू, टाइम बचता नहीं बाबू, सिलेबस भी पढ़ाना रहता है, जल्दी लिखे। सर लिख रहे हैं। सर बस 2 मिनट। वैदिक आपको बाबू एक ही क्लास में आइए, अभी आप छोटा हो। सर हो गया। हाँ शंकर नहीं बाबू हो लिख पा रहा रहा है जी, है। शंकर कि बैठ के खाली गप चलो कर रहे तब हो बाबू बना। शंकर? सर मैंने लिख लिया है। सर हो गया। एक मिनट, राइट साइड वाला मत मिटाइएगा ना। देखो वो एग्जाम्पल में इसको बनाते कैसे हैं। पहले तो आपको दो चीज तीन चीज बनाना है, ठीक है ना। तो इसमें एग्जाम्पल भी समझ लीजिएगा और ये डीआईवाई में भी चल जाएगा क्योंकि थोड़ा लंबा है, समझ गए ना। तो अभी करना क्या है, चेंज चेंज द फॉलोइंग इनटू नेगेटिव इंट्रोगेटिव एंड emphatic sentences। emphatic sentences। सर सर ये दूसरा कॉपी में लिखेंगे, होमवर्क है। हाँ अब इसमें देखो कुछ समझाना भी है मैं। तो चेंज द फॉलोइंग इनटू नेगेटिव इंट्रोगेटिव एम्फैटिक बनाना कैसे है, सबका स्ट्रक्चर तो दिया हुआ है। सबका स्ट्रक्चर दिया हुआ है, ठीक है। अभी हमको इस तरह से लाइन पढ़ना होगा। यहाँ पर क्वेश्चन आएगा, ठीक। यहाँ पर हम इसको नेगेटिव के लिए बनाएंगे, तो यहाँ इंट्रोगेटिव के लिए बनाएंगे और उसको एम्फैटिक के लिए छोड़ेंगे। इतना बनाएंगे, ठीक है। यहाँ लिखेंगे सर आप क्वेश्चन हमें में असाइनमेंट नहीं दोगे? क्या।
हमें असाइनमेंट नहीं दोगे, यही है होमवर्क। यहाँ असाइनमेंट चल रहा है, इस तरह का असाइनमेंट मिलेगा किताब में, इंट्रोगेटिव और नेगेटिव और एम्फैटिक एक्टिव मिल जाएगा। सर एक तो अलग बता अलग दीजिए, सर एक एग्जांपल देकर बता दीजिए। वही तो बता रहे हैं, सेंटेंस दिया हुआ है, निगेटिव में बनाना है, फिर इंट्रोगेटिव में बनाना है, ऐसे ही लिखा हुआ रहना चाहिए सब कॉपी में, और फिर उसी को एम्फैटिक बनाना है, एम्फैटिक बनाना है, ठीक है ना। तो इसको करेंगे कैसे, ये देखो क्वेश्चन दिया हुआ है क्या, दो तरह का क्वेश्चन यहाँ लिखते हैं, बुक he reads a story, पेपर। he reads a story। नंबर 2 यहाँ दिया हुआ है, आई आई एम अ गुड हाँ, स्टूडेंट। वो सब थोड़ी बनता है, आई डू डाई डिड का प्रयोग है तो आई राइट अ लेटर, ठीक है। नंबर 3 यू हैव अ कार। नंबर 4 he has two pens। 5 his uncle, 5 एग्जाम्पल है, फिर असाइनमेंट भेज देंगे हम, ऐसे ही बनाना है। his uncle had 4 horses, 4 horses। फिर देखो यहाँ दिया हुआ है, अमन ate all the mangoes, ठीक। 6 क्वेश्चन है वो, 6 क्वेश्चन को बनाना कैसे है, सर स्क्रीन तो शेयर देखो कीजिएगा ना। बना दे। इसको नेगेटिव बनाना है, तो देखो नेगेटिव बनाने के लिए बहुत सारे बच्चों को नहीं पता रहेगा, ये हम साइड में बता रहे हैं। आई वी यू दे और प्लूरल नॉन, ठीक है। इन सभी के साथ आपको कभी भी लगाना है तो डू का प्रयोग करना है, ठीक है। फिर देखो ही सी इट, कोई नाम रहेगा, जैसे नेम अमन, सीता, इस प्रकार से कोई एक नाम रहेगा, सर या ये सीता है। या सिंगुलर नंबर रहेगा, सिंगुलर नॉन रहेगा, जैसे माय फादर माय मदर सिंगुलर नॉन है, पोस्टमैन सिंगुलर नॉन है। इन सभी के साथ डज का प्रयोग होगा, ठीक है। सिमिलरली हैव का प्रयोग भी वैसे ही जानेगा, आई वी यू इन सबके साथ हैव का प्रयोग होगा। यदि हैव का प्रयोग है तो ये सभी हैव के लिए है, ठीक, और ये सभी यहाँ पर जो भी है ये हैज के लिए है। हमने यहाँ पर जान गया, थोड़ा सा हिंट देने की जरूरत है क्योंकि बहुत सारे बच्चों को नहीं मालूम होगा कहाँ डू लगेगा कहाँ डज लगेगा। क्या ही रीड्स, अब स्टोरी है तो यहाँ पर ही हमने लिखा, ठीक है। इट्स ध्यान नॉट देना है कि जैसे ही डज के साथ नॉट लगता है तो ये V1 हो, ये वाला चीज पर ध्यान देना होगा, डज नॉट लगाएंगे V1 बनेगा, सर डज नॉट चेंज भी लगाएंगे करना V1 बनेगा। है। अच्छा डज, हाँ डज नॉट जैसे ही लगेगा V1 होगा, या इसलिए इस पर फोकस देना है, इस पर गलती हमेशा सब लोग करते हैं, यहाँ V1 आप नहीं कर पाते हैं, V1 नहीं कर पाते हैं, वही बोल रहे हैं। तो इसमें पास्ट होगा टेंस में यदि ही पास्ट डज टेंस नॉट में रीड जैसे अ देखो, स्टोरी। पास्ट टेंस में यदि हम लिखेंगे सब्जेक्ट के साथ डिड नॉट, ठीक है ना, डिड नॉट लिखे तो यहाँ भी हमको V1 करना होगा, इसको भी पास्ट में भी V1 करना होता है। जैसे लिखता है है ना, ही रोट, लिखा है, जब इसको निगेटिव करेंगे तो ही डिडंट, सर ये अब रोट की होमवर्क जगह है। राइट करना होगा, जैसे डिड नॉट आएगा तो राइट हो जाता है। हाँ बाकी सब ध्यान, तुम लोग सोए हुए रहते हो, वीडियो को बंद करके सो जाते हो और अचानक उठते हो, अगर सर होमवर्क है। सर क्या किया आप? क्या होगा, ही डिड कहानी नॉट। पूरा कहानी है, पूरा कहानी खत्म हो गया, अचानक नींद खुला। सर रावण के बारे में बता रहे हैं, कौन है रावण। सर 5 नंबर तो यहाँ बता। जब इसका निगेटिव बनाएंगे, समझने वाला समझो, जब निगेटिव बनाएंगे तो यहाँ रेस्ट दिया हुआ है, तो ही के साथ सर बताए हैं कि डज नॉट लगेगा, तो निगेटिव बना रहे हैं तो यहाँ डज नॉट लिखेंगे, और सर बोले हैं कि डज नॉट आएगा तो V1 हो जाता है, तो यहाँ रीड्स है, रीड्स को V1 में लिखेंगे, यहाँ डज नॉट लगने पर रीड हो जाएगा क्योंकि एस लग जाता है ना, डज नॉट रीड, और यहाँ ये स्टोरी, ये निगेटिव बन गया,
बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बाबू। जब इसको इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो डज को बाहर करेंगे। इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर दिए हैं, डज, और डज के बाद ही, डू डज लगाने के बाद सब्जेक्ट, डज Does ही, he? चाहे भर रीड दिया हुआ, यहाँ रीड आ जाएगा जैसा कि है, हीवन आता है डज लगने के बाद, रीड अ बुक, स्टोरी है, रीड अ स्टोरी है। और चूंकि इंट्रोगेटिव है तो इंट्रोगेटिव में तो क्वेश्चन मार्क आएगा, यहाँ क्वेश्चन मार्क देंगे। सेम चीज को Sir, इम्फैटिक में भी बनाना है, सेम चीज को इम्फैटिक में बनाना है। इम्फैटिक का स्ट्रक्चर देखना होगा, ही के साथ इम्फैटिक में क्या लगेगा, डज, ठीक है, कहता ही लगाइए, डू डज लगाइए और भी वन लगाइए। भी वन क्या है, रीड, यहाँ हो जाएगा ही डज रीड ए स्टोरी, ही डज रीड ए स्टोरी। निगेटिव था डज नॉट। सर जो सेंटेंस में दिया हुआ है वही वाला। हाँ हाँ, स्ट्रक्चर बताया हुआ है। निगेटिव में बनाने के लिए डू नॉट डज नॉट, इंट्रोगेटिव में डू डज को बाहर कर देंगे, इम्फैटिक में डू डज लगा करके और भी वन लिख देंगे। ठीक, अब देखो आगे वाला आई राइट वाला से समझो, आई राइट वाला, आई, अब आई के साथ तो डू नॉट लगता है, बताया हुआ है, आई डू नॉट राइट अ लेटर, ये हमारा नेगेटिव बन गया। इंट्रोगेटिव बनाना है तो डू को आगे छोड़ चाहिए, दीजिए, फिर हम लोग क्या बनाएंगे? imperative और डू आई exclamatory राइट क्यों दिया? Sir, डू आई this is राइट अ लेटर, homework. डू आई राइट अ लेटर, ये भी हो गया। अब देखो एम्फैटिक बनाना है, आई Sir, डू, is this a homework or आई के not? बाद डू, सर आई आप डू रहने राइट, दीजिए, फिर हम क्या बनाएंगे? आई Sir, डू you राइट are अ telling लेटर। examples of this how to write it. I said already, this all will, I said already, during the examination I will give you the homework included. ये सभी पार्ट बाय पार्ट समझाने का है। यू हैव अ कार, ये आप लोग को होमवर्क नहीं है, होमवर्क असाइनमेंट में जाएगा। लिसन टू मी बाबू, ये आपको एग्जांपल्स बताया जा रहा है और होमवर्क इसके बाद जाएगा। आई Sir, हैव अ जो कार, पे आप लिखेंगे आई हैव अ कार का यहाँ पर हैव दिया हुआ है, हैव दिया हो तो क्या करेंगे, तो है यहाँ पर निगेटिव करेंगे तो क्या करेंगे, आई डोंट हैव लिख जाएगा, आई डोंट हैव अ कार, ठीक है। इंट्रोगेटिव करेंगे तो क्या होगा, डोंट की जगह डिड नॉट लिख। क्यों डिड लिखेंगे बाबू, ये पास्ट है जो डिड लिखेंगे, प्रोफेसर तो बन जाते हो तुरंत में। नो सर, डिड नॉट की जगह पे डिडंट की जगह पे डिड नॉट लिख सकते हैं। ये लिख सकते हैं, तुम बोल रहे हो डू नॉट के जगह पर डिड नॉट लिखने के लिए, डू आई हैव अ कार, डू आई हैव अ कार, ये हो गया। अब देखो इंट्रोगेटिव, इसको इम्फैटिक बनाना है तो इम्फैटिक क्या करेंगे, आई डू, डू लगाया, अब यहाँ पर हैव अ कार, ये इम्फैटिक बन गया। सर सब्जेक्ट छोड़ तो दें, यू है। सर सब्जेक्ट छोड़ तो दें यू है। बाबू। हाँ सर कहाँ यू है, अच्छा 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 सॉरी, यू है तो सब जगह यू कर दो ना, हम ध्यान नहीं दिए, आप यू कर दो सब जगह, हो जाएगा सही। एक चीज याद रखना, हैज वाला में प्रॉब्लम होगा, हैज वाला में प्रॉब्लम क्या होगा, ही, यहाँ पर डज आएगा, ठीक है ना, हैज लिखा हुआ, ही डज नॉट हैज नहीं बल्कि ये हैव हो जाता है, जैसे डज नॉट लगाएंगे ना, ही डज नॉट हैव टू पेन, हाँ ये चीज ध्यान देना, हैव हो हैज जाता का है, सर जैसे हैव हुआ तो हैव का होगा हैज नहीं, होगा। याद करो ना, यहाँ होगा नहीं, यहाँ ऐसे देखो तो यहाँ रीड से रीड होता है कि नहीं, ये रीड था तो रीड होता था कि नहीं, यानी V5 से V1 बनता था, तो उसी प्रकार डज लग रहा है तो यहाँ पे ये V1 में बन जा रहा है, हैव हो जा रहा है, कंडीशन वही रहता है, सिर्फ समझने का है। अब यहाँ पर देखो डज को बाहर करेंगे, डज ही हैव टू पेन्स, क्वेश्चन मार्क हो गया। यहाँ एम्फैटिक बनाओ, एम्फैटिक बनाएंगे तो ही के साथ तो डज लगता है, और डज के बाद तो हैव आएगा, ही डज हैव टू पेन्स, ठीक। और कुछ क्वेश्चन दे देते हैं। सर आपने ये सिर्फ तीन ये इम्पेरेटिव और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में क्यों नहीं दिया चेंज करने के लिए? सब कुछ एक ही दिन में देंगे बाबू, तो नहीं लगता है कि एक ही दिन में पहाड़ पर भी चढ़ लिए, एक ही दिन में स्विमिंग पूल में तैर भी लिए, और एक ही दिन में समुद्र में भी नहा लिए।
है कि नहीं, तीनों काम एक ही दिन में कर लिए। बहुत This is ज्यादा your- हो गया। तो अरे तो इसलिए टीचर होते क्यों हैं? बच्चा सोच लेता है कि हम ब्रह्मांड में उड़ने लगे हैं, लेकिन रियलिटी है कि उसके पास ना तो पंख है ना पावर है उड़ने का। है धरती ये पर। दादा सिंह से सॉन्ग और बढ़ा रहे हैं बाबू। एक नहीं 18 10 नंबर यहाँ लिख देते हैं। सर आप होमवर्क लिखेंगे या ग्रुप में भेजेंगे? बस सर लिख दिए, लिख ही दिए, हम लिख ही दिए, ये सब बनाने के लिए दे दिए। सर लाइट मार रहा है। सर चमक रहा है। नहीं नहीं चमकेगा, बता तो रहे हैं नहीं चमकेगा। देखें थोड़ा सर सा टाइम चमक। दो ना। सर हो रहा है, पूरा लाइट थोड़ा थोड़ा रिफ्लेक्ट हो रही है बोर्ड पे। हाँ थोड़ा सा टाइम दो, नहीं चमकेगा। सर पूरा लाइट मार रहा है। लो हट जाते हैं, अब नहीं मरेगा। सर 5 नंबर क्या लिखें सर? कहाँ? 5 नंबर लास्ट में। his uncle had 4 horses. His uncle had 4 horses. सर 9 नंबर नहीं। You have 4 guns. सर आप DIY मतलब असाइनमेंट भी देंगे क्या या फिर बस इतना ही? अब नहीं देंगे, क्वेश्चन लिख दिए तो अब नहीं देंगे। सर इतना ही है ना? इतना ही है। सर सर बोलो। सर ये 6 नंबर का सर फर्स्ट वाला डिजिट सर क्या है? कौन वाला डिजिट? सर 6 वाले का वाला? सर फर्स्ट वाला। 6 वाला। अमन Yes. ate all the mangoes. Aman ate all the mangoes. फिफ्थ नंबर का 4 सर क्या लिखा है? 4 फिफ्थ का 4 horses. नहीं सर रुके, फिफ्थ का लास्ट वाला हॉर्स है। बाय सर। बाय सर। बाय सर। बाय सर। बाय सर। Bye. थैंक यू सर।